बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, वैसे तो पूरी दुनिया में तमाशे लगते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी तमाशे लगते हैं और उसमें ये होता है कि कौमी असम्बली चल रही है, असम्बलियाँ चल रही हैं, लेकिन एक फ़र्द वाहिद कहता है असम्बलियाँ तोड़ दो, टूट गई। फिर उसके बाद मामला यहाँ तक चला जाता है कि फिर कौन होगा निगरान वज़ीर आला। पंजाब असम्बली पहले टूटी, तहलील हुई और उसके बाद उस पर मसला फंसा रहा और KPK असम्बली बाद में तहलील हुई, बड़े आराम से फ़ैसला भी हो गया। जनाब आज़म ख़ान बन गए वहाँ पे वज़ीर आला निगरान, और लोग समझते रहे आज़म ख़ान वो वाले हैं, वो नहीं वो, लेकिन वो सीनियर मंजे हुए ब्यूरोक्रेट और माजी में उनकी शानदार रिवायात वो बन गए। अब पंजाब की बात करें तो बहुत सारे नाम आए। जनाब सरदार अहमद नवाज सुखेरा साहब का नाम आया, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बड़े दबंग ब्यूरोक्रेट के नाम पे लिखा जा रहा है उनके बारे में, वो भी आए। और तोशा खाना के हवाले से भी उनका नाम आया कि वो क्यों रोक रहे हैं, क्यों नहीं पूरा आने दे रहे। इसके साथ साथ बहुत सारी बातें भी हुई कि डुअल नेशनलिटी किस किस की है, क्यों कर है, कैसे होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, सियासतदान की हो तो पकड़ा जाए, साफ़ी की भी होनी चाहिए और पकड़ी जानी चाहिए। लेकिन ये चंद बातें हैं जो कभी फिर बाद में किसी प्रोग्राम में करेंगे। उसके साथ साथ आज चीमा साहब का नाम आया। चीमा साहब, दो चीमा साहबान थे और एक अहमद नवाज सुखेरा साहब थे और एक जनाब मोहसिन नकवी थे। मोहसिन नकवी बचपन में बहुत कुछ देखा, माँ बाप नहीं थे, पढ़ाई लिखाई की, क्रेसेंट स्कूल से तालीम हासिल की, हमारे साफ़ी दोस्त हैं, भाई हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। लेकिन वो अब आ गए, उन पे बहुत सारे मोतरज़ीन जुमला मोतरज़ा कहते हैं, बहुत सारी मजहबी जमातें भी कहती हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से नहीं लेता। मैं ये लेता हूँ कि क्या किसी बंदे को अगर उसके काबिलियत की बुनियाद पे लिया जाए तो उसमें हर्ज क्या है। साफ़ी आज बड़े खुश हैं। एक दफ़ा पहले खुश हुए थे जब नजम सेठी साहब निगरान वज़ीर आला बने थे और 35 पंक्चर का इल्ज़ाम उन पर लग गया था। अब लग गया मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला पंजाब। अब खान साहब क्या इल्ज़ाम लगाएंगे, पंक्चरों की बात करेंगे, 35 की बात करेंगे, किस किस की बात करेंगे, हाले पता कोई नहीं, क्योंकि खान साहब का पता ही कोई नहीं है वो करेंगे क्या। लिहाजा इस सारी सूरत में मोहसिन नकवी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि जर्नलिज़म के हवाले से बेशक वो मियामी में पढ़े और सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अफ़गानिस्तान की रिपोर्टिंग में अपना नाम कमाया, बड़ी अपनी जान ख़तरे में डाल के, उसके बाद वो सहाफ़ती उफ़क़ पे नमूदार हुए और बड़ी जानदार नाम उनका था, उनकी कमाई थी, वो सब कुछ हुआ। लेकिन वो निगरान वज़ीर आला बन चुके हैं। उनके अहदाफ़ क्या होंगे, कोशिश तो करेंगे कि उनसे भी बात कुछ कर लें, लेकिन उसके साथ साथ क्या अहले सहाफ़त को बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए या थोड़ा सा ठंड रखनी चाहिए कि ताकि यार कि साफ़ियों के साथ अगर निगरान हो सकता है तो पूरा क्यों नहीं हो सकता। हो सकता है। अहले सहाफ़त अगर वो पक्के सच्चे मुसलमान और पक्के सच्चे पाकिस्तानी हैं तो भाईजान उनसे बड़ा मुहिब्बे वतन कोई नहीं है, मेरा ये ईमान है। और मैं जनाब डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब बैठे हुए हैं, इनकी तरफ जाता हूँ, सैयद ओन शराजी भी मौजूद हैं और जनाब रिज़वानुर रहमान रज़ी भी ऐप पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनसे ही बात करेंगे। और ओन शराजी साहब ने एक जगह पे जाना है तो इनको जल्दी फ़ारिग कर देंगे, फिर हम आगा इकरार हारून को भी ले लेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला बन गए निगरान, उन पे बड़ा अभी एतराज़ भी आना है, आपको पता है ना, वो क्या क्या आ सकता है। वैसे तो आपने मोहसिन नकवी साहब का जो तारुफ़ कराया और ख़ुशी का इज़हार किया, हम सब की तरफ से उनके लिए मुबारकबाद और ये दुआ कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे इस आज़माइश में और इस ज़िम्मेदारी में वो सुरखरू हो सकें। ये एक मुख्तसर इस तमहीद के साथ देखें, जो उन पे एतराज़ आना है, जो उनके ख़िलाफ़ बात होनी है वो उन्होंने कर दी है, ऐसा नहीं है कि नहीं की। अब बहुत शर्मनाक बात है कि हम उस एतराज़ का एक नेशनल चैनल पर बैठ कर जिक्र करें। ठीक है, लेकिन मैं कुछ एक ख़ास बात कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि मज़हब, ज़ुबान, इलाका, रंग, नस्ल की बुनियाद पर
आप किसी के खिलाफ जुबान नहीं नहीं खोल खोल सकते। सकते। अगर आप कानून है, नहीं खोल कानून है, सकते कानून है, या- तो इसका मतलब यह है कि आप आइन की नफी कर रहे हैं, आप आइन का इनकार कर रहे हैं, आइन को मानने से इनकार कर रहे हैं। एक पहलू ये है। सही। दूसरा पहलू ये है कि आप एक आइनी इदारे का फैसला जो पाकिस्तान की कौम ने इत्तेफाक राय से कर रखा है कि अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, और अगर आपका इत्तेफाक वजीर आला पर, वजीर आजम पर नहीं होगा, पर इलेक्शन कमीशन के पास उसने कर दिया। जाएंगे। ये आइन का फैसला, उसने फैसला कर दिया। आप इस चीज को भी रंग और नस्ल और अकीदे की बुनियाद पर भी नहीं ले गलत जा बात कर सकते। रहे यस, हैं, ठीक। आइन की मुखालफत कर रहे ठीक है। हैं, और आप इलेक्शन आइनी इदारे के फैसले से इनकार कर रहे हैं। ये दो नुकात ऐसे हैं कि आप आइन के और रियासत के बागी हैं। मैं ये सिफारिश करूंगा, पाकिस्तान में इससे पहले होता आया है, मैं ये सिफारिश करूंगा इस मरहले पर एक रेफरेंस दायर किया जाए जिसमें ये सवाल किया जाए कि ये साहब क्या कर रहे हैं, सही। ये ग्रुप क्या कर रहा है, ये रेफरेंस दायर करे, और इस रेफरेंस का नतीजा इम्कानी तौर पर क्या होगा मैं आपको बताऊं। आपने तो अगले पार्टी मरहले भी में- बैन होगी, हाँ, और जो इस तरह के काम कर रहे हैं वो ताहयात नाहल हो जाएंगे। सही सही। और शिराजी साहब, आपकी टेक। मैं इस पे यही कहूँगा कि पूरी कोशिश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से पहले दिन से, जब ये नाम सामने आते हैं और मामला जो है वो वज़ीर आला और अपोजिशन के माबैन तय नहीं होता, पार्लिमानी कमेटी बनती है, और जैसे ही इलेक्शन कमीशन के पास मामला आता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वही अंदाज जिस तरह वो इदारों को मुतनाज़ बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से उनके हक़ में फैसला ना आए तो वो सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गालियाँ देते हैं, तो इन्हें इलेक्शन कमीशन के केसेस होते हैं, वो जाते नहीं हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं। फवाद चौधरी साहब ने मेरे साथ गुफ्तगू करते हुए ऑन एयर ये कहा कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर शायद किसी जमात के रिटायरमेंट के बाद सदारत के उम्मीदवार होंगे, इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। तो यहीं पे भी उन्होंने यही किया जब उन्हें नजर आ रहा था कि मोहसिन नकवी सबसे कंपिटेंट, बाकी भी कंपिटेंट थे, लेकिन जब एक चीज इलेक्शन कमीशन के सामने वो सारी सीवीज, उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखा गया, तो उन्हें शायद स्मेल उन्होंने कर लिया था कि मोहसिन नकवी सबसे कंपिटेंट जो है वो एक उम्मीदवार हैं निगरान वजीर आला के लिए। तो फिर जिस तरह की पहले सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई, फिर कुछ मीडिया चैनल्स को साथ मिला के करने की कोशिश की गई, और आखिर में फिर खुल के सामने आ गए। फवाद चौधरी का ट्वीट आप देख लें, शीरी मिजारी का ट्वीट देख लें, असद उमर का, ये लगाने से जब ये फैसला होने जा रहा था, ट्वीट में मीडिया की ही वो जो टिकर नहीं होते वही चलाए हैं जी। वो मैं अर्ज करूं ना, मीडिया हाउस को बकायदा तौर पे कैंपेन वो जो है ना लम्हा बलम्हा चलाई गई ना। पहले इस तरह किया गया कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनाए गए, फिर मीडिया हाउस जो करीबी मीडिया हाउस हैं, जिनकी लाइटें बड़ी खान साहब को पसंद हैं, उन मीडिया हाउसेस को इस्तेमाल किया गया, और फिर आखिर में जब एन फैसले का वक्त था उस वक्त प्रेशर डालने की कोशिश की गई। और मैं वो लाइट से थोड़ी सी रोशनी लाहौर से भी डलवाते हैं। जनाब आली मरतबत किबला काबा मौलाना आज़ाद साहब यानी कि रिजवान रज़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। रिजवान रज़ी साहब लाहौर में बैठ के मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला हो गए, तकर्रर हो गया, साफ़ी आप भी हैं, मैं भी हूँ, हमारी बारियाँ भी आएंगी कभी? देखिए, हमारी बारी तो आती है या नहीं आती है, लेकिन मेरा तो कैंडिडेट भाई ऑन शिराजी होगा। अगर बारी आई साफी होगी तो आपका कैंडिडेट ऑन शिराजी होगा। यहाँ पे आवाज़ इनको नहीं जा रही, शायद मेरे कान में ही आ रही है, लेकिन आपका कैंडिडेट ऑन शिराजी होगा, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक बात ले लीजिएगा, सर वो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। हाँ, इस वक्त बहुत प्रोपेगेंडा चल रहा है कि ये जो है इन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने प्ली बार्गेन की थी। मेरा ख्याल है ये गलत बात है, क्योंकि मैंने रिपोर्ट किया हुआ और मैंने ये बात जो है ना बाकायदा पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सईद चौधरी साहब एडिटर भी रहे हैं, और मैंने उनको फोन करके तस्दीक की, और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इनके खिलाफ नैब का कोई केस नहीं था, ये झूठा प्रोपेगेंडा हो रहा है। एक केस पकड़ा गया जिसमें मुनिसलाही उनके वालिद साहब इन्वॉल्व थे, 10 अरब रुपए का केस था। प्रोड्यूसर साहब ये आवाज़ हमारे शुरका को नहीं आ रही, मेरे कान में आ रही है। रज़ी साहब की कोशिश कीजिएगा स्टूडियो, कोशिश कीजिए स्टूडियो में आवाज़ आए रज़ी साहब की। जी जी, इन्होंने बकायदा एप्लीकेशन दी, वॉलंटियर किया, और वॉलंटियर करके कहा कि ये जो आपने 10 अरब रुपए का केस पकड़ा है, इस रकम में से मुझे भी किसी खाते से 35 लाख रुपए आए थे जो मेरे कारोबार के अंदर लगे थे, तो मैं जो हूं वो पैसे वापस करना चाह रहा हूं वॉलंटियरली। उन्हें नोटिस जारी नहीं हुआ नैब की तरफ से कभी भी, तो इसलिए मैंने कहा ये बात रिकॉर्ड पे ले आई जाए। बाकी
डॉक्टर बैठे हुए डॉक्टर फारूक आदिल साहब, उनकी मौजूदगी में हम क्या बोल सकते हैं? मुबारकबाद पेश करते हैं हम मोहसिन नकवी साहब को, बहुत अच्छा चॉइस है, अल्टीमेट चॉइस है, इसके अलावा कोई चॉइस था ही नहीं। और ये बात जो है ये पाकिस्तान के तमाम लोगों को पता था कि हालात पे नजर थी। सही सही। रज़ी साहब हमारे साथ ही रहेगा। अनवर रज़ा साहब सदर नेशनल प्रेस क्लब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अनवर रज़ा साहब। वालेकुम सलाम। अनवर रज़ा साहब, मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला बन गए, निगरान वज़ीर आला। साफ़ियों में तो खुशी की लहर दौड़नी ही चाहिए, लेकिन वज़ीर आज़म हम क्यों नहीं बन सकते? देखिए फैज़ल साहब, ये बात चले हमें अपने आप को खुश करने के लिए तो अच्छी लगती है, लेकिन आप देखिए इस वक्त जो मुल्क की कंडीशन है, मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को मैच्योरिटी शो करने की जरूरत है। और एक फैसला जो इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, अब आप उसको किसी भी अदालत में अपोज नहीं कर सकते। आइन के आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है कि जब सियासतदान अपने फैसले खुद नहीं कर सकते, तो फिर उन्होंने जो फैसला किया है आइन के आर्टिकल 224 के तहत, तो अब इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब सियासतदान खुद नाकाम हुए हैं तो वो अपने फैसले खुद नहीं कर सकते, तो फिर ये अदालतों में या इदारों की तरफ देखते हैं। तो अदालतों और इदारों की तरफ जब देखते हैं, फिर उनके किए हुए फैसलों को तस्लीम ना करने का मतलब यह है कि आप अनारकी की तरफ बढ़ रहे हैं। मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेकाम है, उसकी वजह से माशी सूरत मजीद अबतर होती चली जा रही है। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ जो सियासी जमातें हैं वो कहती है कि कबल वक्त और वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए। सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, उसके नतीजे में आने वाला जो रिजल्ट था और जो उसके बाद क्यास पैदा हुआ है, क्या वो आम इंतखाबात की तरफ आइडेंटिफाई करती हैं आपको चीजें? पंजाब में आप खुद वज़ीर आला का तकर्रुर नहीं कर सके, उसकी निस्बत जो केपीके के सियासतदान हैं उन्होंने मैच्योरिटी शो की और लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया और निगरान वज़ीर आला का इंतखाब 1 घंटे में हो गया। इसकी निस्बत अगर आप पंजाब की बात करें तो यहाँ पर तमाम सियासी जमातों ने छुरियां चाकू तेज किए हुए हैं और वो एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं और उनकी कोशिश होती है कि हम एक दूसरे को इनकी अना को ठेस पहुंचाएं और हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं। इस तमाम सूरत में मैं एक बात करूंगा कि अगर सियासतदानों की नीयत है, इनकी विल है, तो अगर केपीके में 1 घंटे में निगरान वज़ीर आला का इंतखाब हो सकता है, तो मुल्क के कौमी और अवामी मसाइल को हल करने के लिए क्या ताखीर है? ताखीर सिर्फ ये है कि ये सियासतदान मुत्तफिक नहीं है। ये चाहते हैं कि हमने जब इक़्तिदार में आना है तो किसी के कंधे पर बैठ के आना है, और हमने अगर किसी को इक़्तिदार से निकलवाना है तो हमें फिर भी किसी का सहारा लेने की जरूरत है। यहाँ पर जरूरत है कि हमें अपने रवैये दुरुस्त करने चाहिए। जब हमारे रवैये दुरुस्त होंगे, हमारी नीयत ठीक होगी, हम मुल्क और कौम के लिए हमें अपने रवैये दुरुस्त करने चाहिए। बहुत शुक्रिया अनवर रज़ा साहब। डॉक्टर साहब, अनवर रज़ा साहब कह रहे हैं सियासतदानों को अपने रवैये दुरुस्त करने होंगे, कैसे होंगे? अब बिल्कुल ठीक बात है, सियासतदानों के रवैये दुरुस्त होने चाहिए। और मैं ये आपके इस प्लेटफॉर्म पे आपकी इजाज़त से ये कहना चाहता हूँ कि सियासतदानों ने अपने रवैये कोई 15-20 बरस पहले दुरुस्त कर लिए मिसाक जमहूरियत की सूरत में। अच्छा। और मिसाक जमहूरियत पर मोर और लेस उस पर अमल भी हुआ। देखिए, किसी वक्त कोई इख्तलाफ, कोई चीज़, ऐसी बात, कोई रुकावट हो सकती है, लेकिन जब से डॉक्टर साहब आपको रोकने की माजरत चाहता हूँ, मैं लाहौर दोबारा चलते हैं। जनाब हज़रत सलमान गनी, ग्रुप एग्जीक्यूटिव एडिटर दुनिया ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम सलमान गनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सलमान गनी साहब, मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला बन गए, मामला सियासतदानों ने तय नहीं किया, इलेक्शन कमीशन को करना पड़ा। ये कब सियासतदान खुद तय करेंगे? और फिर अहले सहाफ़त अगर निगरान बना सकते हैं नजम सेठी और मोहसिन नकवी साहब की सूरत में, तो आपको कब वज़ीर आज़म देख सकते हैं हम? देखें, मैं तो अपने आप को इस मनसब का नहीं समझता है, लेकिन जहाँ तक आपने बात की है कि अदारों के जरिए जो चुनाव हुआ है, बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी तो सियासतदानों की थी। और हमारा बड़ा सियासी अलमिया जवाब यही है कि पाकिस्तान के अहले सियासत से बैठकर अपने मामला तो तय नहीं कर पाए, और ये तीसरे स्टेज पे मामला इलेक्शन कमीशन के पास किया है। पहली स्टेज पे तो खुद चीफ मिनिस्टर पंजाब और अपोजिशन लीडर मिल बैठ के मामला तय कर सकते थे। उसके बाद ये पार्लिमानी कमेटी के अंदर आया और फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास किया। और इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है,
या और ये फैसला जो हुआ है ये कंसेंसस से फैसला हुआ है। और इससे पहले जैसे आपने नजम शेठी साहब की मिसाल दी है, हमारे प्रोफेसर हसन अस्करी साहब भी केयरटेकर चीफ मिनिस्टर रहे हैं और इन पे कभी कोई ऐसा इल्जाम नहीं आया। देखिए बात यह कि बुनियादी जिम्मेदारी तो है आजादाना इंतखाबात करवाने की, और आईने पाकिस्तान के तहत निगरान वज़ीर आला के पास ऐसे कोई इख्तियार नहीं होते कि वो किसी तरह इलेक्शन पर असरअंदाज हो सके। और जहां तक जवाब आपने मोहसिन नकवी साहब की बात की है, मोहसिन नकवी साहब वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ उन्होंने मोटरसाइकिल पे भी रिपोर्टिंग करते मैंने देखा है, हमने मिलकर रिपोर्टिंग की है। तो मेरा ख्याल है ये अहले सहाफत के लिए एक फख्र की बायस है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आजादाना और शफाफ इंतखाबात के हवाले से सहाफियों को जिम्मेदारी मिलना अहले सहाफत के लेकिन सलमान गनी साहब, एक जुमला आपका चाहता हूँ कि जहाँ अहले सहाफत की बात हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अहले सहाफत जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त वो बड़े खुले डुले अंदाज में कर सकते हैं, लेकिन वो जो ट्रोलिंग होती है, जो माँ बहन की गालियाँ पड़ती हैं हम सहाफियों को, वो की है। कहते बात है कि ये रुझान किसने मुतारफ करवाया पाकिस्तान में? ये जो इल्जाम तराशी और गाली गलोच की सियासत और नफरतों का फरोग, ये पहले पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा नहीं था रहा। अहले सियासत भी आपस में एक दूसरे की इज्जत व तकरीम करते थे। ये हमारा बड़ा सियासी अलमिया है कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ये रुझान आम हुआ है, बल्कि बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये गेंद तो उनकी कोर्ट में है। देखें, हमारे अगर मुखालिफ जर्नलिस्ट भी हो या मुखालिफ तजियाकार भी हो, हम एक बामी एहतराम का आपस में रवैया रखते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। मैं समझता हूँ कि आज अगर पाकिस्तान के अंदर तनाव और टकराव की कैफियत है तो ये किसी और तबके की वजह से नहीं है, ये खुद पाकिस्तान के अहले सियासत की वजह से है। और मैं समझता हूँ कि जवाब सबसे अहम बात यह कि खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल आपके सामने है कि मिल बैठ के वहां के चीफ मिनिस्टर ने और अपोजिशन लीडर ने एक मामला तय किया और एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया जिसकी वहां पर इज्जत तकरीम थी और दोनों पार्टीज ने वो कबूल कर लिया। मैं समझता हूँ कि जब सियासतदान मिल बैठ के मामला को तय नहीं करेंगे तो फिर ये बात अदारों के पास जाएगी। और ये आप देखें कि पाकिस्तान की अदालत उस्मा तो पहले ही ये कहती आई है कि आप अपने मामला पार्लियामेंट के जरिए तय करें। मैं समझता हूँ कि गेंद पाकिस्तान के सियासतदानों की कोर्ट में है, उन्हें चाहिए कि अपने तर्ज-ए-अमल पर नजरसानी करें, जुम्मेदाराना तर्ज-ए-अमल अख्तियार करें और पाकिस्तान को मुआशी बहाली और तरक्की के अमल की तरफ गामजन करें। सबसे बड़ी बहुत शुक्रिया जनाब सलमान गनी। नाज़रीन, ये बात है कि अहले सियासत को वो किसी भी तबके से हमारे पाकिस्तान के अहम शख्सियात हों, उन्हें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। दूसरी बात ये कि अब आगे चलते हैं, निगरान वज़ीर आला का इंतखाब तो हो गया, लेकिन इमरान खान साहब और PTI की वो जो सियासत है, जो रियासत मुखालफाना है, उससे दुश्मन भी हमारे ही अपने लोगों के जुमले उचक रहा है और अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा है, उसका क्या करना है, ये कब तक चलेगा और क्यों कर चलेगा, इस पे बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जनाब आगा इकरार हारून भी हमें ज्वाइन करेंगे, उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। Sort smart, waste not. Sort smart, waste not.
नाज़रीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। डॉक्टर साहब, कारकर्दगी कुछ आपको पता चली है? कोई दिखाई गई है, कोई लहराई गई है, कोई सुनाई गई है, कोई बताई गई है? ये जो सुनाई बताई गई और जो आप सवाल उठा रहे हैं, वो तो नाज बलोच साहिबा ने भी बता दिया और आपने भी बता दिया। लेकिन इसी दौरान में एक सवाल नाज बलोच साहिबा ने भी उठाया और आपने भी उठाया। मैं ज़रा उस पर इस दौरान में मैं नोट्स लेता रहा आपकी गुफ्तगू के, तो मैं उस पर कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ। नाज बलोच साहिबा ने ये कहा कि इमरान खान जो हैं वो उस हुकूमत को हुकूमत तस्लीम नहीं करते जिसमें वो खुद ना हो, है ना। और उन्होंने मज़ीद ये फरमाया कि उन्हें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। अब ये अच्छी ख्वाहिश है और एक पॉजिटिव आदमी को यही ख्वाहिश रखनी चाहिए कि कोई आदमी अगर गलती कर रहा हो। आगाज़ में जिस तरह मैंने दुआ की थी और ख्वाहिश की थी जी, तो तुसी हस रहे सी। नहीं, मैं अपना सुराख चुगली पान तो हमें दुआ करनी चाहिए और ये बात और ख्वाहिश रखनी चाहिए कि कोई भी गलत आदमी जब उसे मौका मिले, जब उसे अल्लाह हिदायत दे, वो हिदायत हासिल कर ले। लेकिन हमें तारीख़ भी बताती है, अच्छे लोगों की रिवायत भी बताती है और दानिशमंद लोग भी बताते हैं, शायद मज़हब में भी ऐसी बात होगी कि कुछ लोगों को ना हिदायत मिलती है ना वो दुरुस्त होते हैं। वो कौन लोग होते हैं? हमने दुनिया में बेशुमार डिक्टेटर्स देखे हैं, जाबिर तरीन हुक्मरान देखे भी हैं और उनके बारे में उनके तज़किरे भुगते भी हैं और पढ़ा भी है उनके बारे में ना। आप अपने सामने हिटलर रख लें, मुसोलिनी रख लें, आप अपने करीबी अहद के आप अनवर सादात को रख लें, आप हुस्नी मुबारक को रख लें, और लीबिया के भी लोग थे, सद्दाम भी थे, और इसके अलावा इस वक्त भी आपको मौजूदा दौर में भी मिसालें बहुत सारी मिल जाएगी। इनको आप ये सामने रखें तो आपको उनके यहाँ ऐसी न ख्वाहिश नज़र आती है और न वो अपने आप को ठीक करते हैं। उस वक्त तक नहीं ठीक करते जब तक आपको गद्दाफ़ी का इबरतनाक वाक़या याद है कि उसे सड़क पे लोगों हुजूम ने कत्ल किया और उसके साथ, यानी हम तो तसव्वुर नहीं कर सकते कि किसी शख्स की, ज़िंदा शख्स की या मुर्दा शख्स की लाश की बेहुरमती की जाए, लेकिन ऐसा हुआ। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा उस वक्त होता है जब कोई शख्स अपनी ज़ात का असीर हो, हद से बढ़कर उससे मोहब्बत करता हो, और अगर वो इक़्तिदार चाहता हो, और इक़्तिदार में ऐसे इक़्तिदार की बात नहीं कर रहा जो हादसाती तौर पर या किसी और वजह से इमरान खान को गुज़श्ता दिन उसे कोई इख्तियार मिल जाए, जैसे आप एक टीम के कप्तान बन जाएं, तो उस वक्त आपको नहीं याद कि कौन था जो मैदान में खड़े होकर अपने खिलाड़ियों को गाली दिया करता था, और वो गाली ऐसी थी कि हम शुरफा बैठ के उसको दोहरा नहीं सकते। तो अब जिस दर्जे भी आपको ऐसा कोई, जिस शख्स को इक़्तिदार मिले या इस शख्स को ऐसा कोई इख्तियार मिले और हमेशा वो उस इख्तियार को अपनी ज़ात के ताबे कर ले, किसी काज के ताबे ना करे, तो उस शख्स को उसका मसला क्या होता है? वो आदमी सेहतमंद नहीं होता। वो किस एतबार से सेहतमंद नहीं होता ये रज़ी दादा आपको बताएंगे, ठीक है? तो वो सेहतमंद नहीं होता, और जो शख्स सेहतमंद नहीं होता और उसे अपनी मर्ज़ का एहसास भी नहीं होता, उसमें इस्लाह नहीं हो सकती। उसकी इस्लाह, जब जिस शख्स की इस्लाह नहीं हो सकती, उसका फिर मुआशरा इलाज करता है या उसको कोशिश करता है कि ऐसे लोगों से मुआशरा साफ़ हो जाए, पाक हो जाए, ताकि मुआशरे में गिलाज़त ना फैले, ख़राबी ना आए, मामलात ना बिगड़ें। तो थोड़ा कहे को बहुत समझें। हाँ जी, आगा साहब आप बिल्कुल करीब है, आपने क्या समझा ज़रा आप भी फरमाया ना। देखिए, इन तमाम गुफ्तगू में दो बातें हैं ऐसी, इसमें मैं आपकी यानी कि टेंशन लेना चाहूँगा। एक तो मैंने बात की शौकत खानम हॉस्पिटल की, उसके पैसों की, जो कि रियल इस्टेट में इन्वॉल्व हो। देखिए, शौकत खानम हॉस्पिटल है ट्रस्ट हॉस्पिटल, और ये बेसिकली चैरिटी में चलता है। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि उसकी ऑडिट रिपोर्ट मैंने उसकी वेबसाइट पे कभी नहीं देखी है, जबकि ये बेसिक प्रिंसिपल है कि ऑडिट रिपोर्ट जो है चैरिटेबल वो होनी चाहिए, और वो मेरे और आपके लिए हर आदमी की एक्सेस में होनी चाहिए।
ये तो आपने एक बात की है, उसमें बहुत और चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल घर के बहुत सारे लोग हैं जिनको डायरेक्टर की अपना जॉब्स के बीच में लाखों रुपए सैलरीज मिल रही है, पैसा कहीं से आ रहा है कहीं जा रहा है। मैं इस तरह नहीं कह सकता, जब तक मैं सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट मांगता हूँ, मेरा ये राइट बनता है कि अगर मैं चैरिटी देता हूँ और उसको एक चैरिटी नंबर दिया गया है उस ऑर्गेनाइजेशन के बैंक अकाउंट को, तो मेरा ये राइट बनता है कि मैं पूछूं कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट है कहाँ पे, कभी नहीं मिली। सेकंड, बलोच साहिबा ने एक बात की, वो की नैब KPK की। मैं इसमें दो चीजें ऐड करना चाहता हूँ टेक्निकली। 2014 में जब 14.32 बिलियन अपने रुपए की सुनामी इन्होंने लॉन्च किया ना, बिलियन ट्रीज, उसके अंदर शुरू में ही करप्शन नजर आ गई। 14 अरब रुपए से ऊपर था जो लिए गए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। उस जमाने में नैब के वहां पे ज़ियाउल्लाह तुरू साहब होते थे, उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेट करने की जैसे ही कोशिश की तो मामला उन्होंने कहा कि नैब ही बंद कर दो। लेकिन उससे पहले जो केसेस उन्होंने कर दिए, जिसमें मिनरल्स का एक बहुत बड़ा केस है, ठीक है, जिसके बीच में कहते हैं तकरीबन 22-23 अरब रुपए इन्वॉल्व है। बात यह है कि ये अब हो गया सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा इसमें फैज साहब आप भी जिम्मेदार हैं। ये तो मेरे उस्ताद मोहतरम, इनको नहीं कह सकता, मैं भी जिम्मेदार हूँ, और उनको नहीं कह सकता हूँ रजी साहब को, क्योंकि उन्होंने तो कलमा हक उठाया है हमेशा और उन्होंने भुगता भी है। वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं रजी साहब कि आपका जब जिक्र है तो उन्होंने कहा नहीं वो उस्तादुल असातिज़ा हैं। अच्छा, बात ये है कि हमारा मीडिया इन तमाम चीज़ों पे चुप क्यों है? BRT की बात आती है हम चुप हो जाते हैं, मानव जब्बा की बात आती है हम चुप हो जाते हैं, सुनामी अपना ट्रीज की अपना बिलियन ट्रीज की बात आती है हमारा मीडिया चुप हो जाता है। ये वो चीज, मिनरल्स वाली बात आती है हम चुप हो जाते हैं। गाला काट देने। एग्जैक्टली, अब मैं इधर आ रहा हूँ। बात ये है, इसका मतलब है कि सब्जुकेशन हुई है ना मीडिया की, साइकोलॉजिकली फिजिकली सब्जुकेशन हुई। फिर हमें कब तक हम बर्दाश्त करें एक ऐसे शख्स को, उससे उम्मीद लगा के बैठे कि वो कुछ सही करेगा। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी अरबाब इख्तियार है, मुझे नहीं पता है कौन कौन उसमें आएगा। एक तो बात है कि शौकत खानम की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो उसकी वेबसाइट पे होनी चाहिए, और सेकेंडली ये जो सुनामी अपना बिलियन ट्री सुनामी है, इसमें इंटरनेशनल INGO भी इन्वॉल्व है इस फ्रॉड में, इसलिए इसके ऊपर कोई हाथ डालने को तैयार नहीं है। सही, लेकिन ये मेरा और आपका पैसा है, KPK के गरीब अवाम का पैसा है। कोई ना कोई तो कोई ऑपरेशनल हो ना, कोई हाथ डाले, पता चले किसने क्या किया। अच्छा, रजी साहब से की तरफ जाने से पहले एक बात जो बड़ी अहम कही इन्होंने कि ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिलती। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगा, बस आपका समाखराशी नहीं होगी। सब अब क्या होती है, शफाफियत होती क्या है? मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहता हूँ। हमारे एक उस्ताद थे, जर्नलिस्ट थे, शहीद हो गए कराची में, आप जानते होंगे उन्हें, सलाहुद्दीन साहब। जी 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 जी, मैं सलाहुद्दीन साहब जब पहली बार हज पे गए तो उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने अपने असासे कागज़ पर लिखे और बताया कि मेरी आमदन ये है और मेरे अखराजात ये हैं और ये मेरी बचत है। वो लिख के उन्होंने वो लोग जो उनके इर्द गिर्द थे या वो लोग जो को क्वेश्चन कर सकते थे, सही, उनको भिजवाया, उसके बाद हज का सफ़र किया। ये है शफाफियत। तो अगर मिस्टर क्लीन पाकिस्तान का ईमानदार, तो बंदा ईमानदार है। अगर बंदा ईमानदार है तो पहले अपनी ईमानदारी अपने इस इदारे से करे ताकि पता तो चले। यस जी रिजवान रजी साहब, अब आपने चूंकि शौकत खानम का जिक्र किया और आप रोज गुजरते हैं उसके पास से, दिल पे क्या गुजरती है? गुजरते हैं और शेर सुने जी। जी शेर सुनने जी पहले। मैं रोज उधर से गुजरता हूँ। क्या जी रजी साहब, कौन देखता है? मैं जब उधर से न गुजरूंगा कौन तो कौन देखेगा? जी देखिए, बात ये है, शौकत खानम का जिक्र आ गया है। मैं जब ये लोगों को ये बात बताया करता था तो वो हैरान हुआ करते थे। देखिए, वहां पे दो चीजें हैं। एक शौकत खानम लेबोरेटरी है जिससे आप टेस्ट करवाते हैं, और एक शौकत खानम रिसर्च सेंटर है जिसका डाटा इमरान अहमद खान न्यारी साहब बेचते हैं आलमी सतह पे कैंसर ऑर्गेनाइजेशंस को। और अभी ये भी बात साबित होनी है विद द पैसेज ऑफ टाइम कि बहुत सारी दवाइयां भी यहाँ पे मरीजों के ऊपर टेस्ट होती हैं, जिसका बकायदा इवजाना वसूल किया जाता है उन कंपनियों से जो वो दवाइयां बनाती हैं।
ये जो डाटा होता है कि फलां मरीज आया, उसकी ये हालत थी, इस हालत में वो ये रवैया अख्तियार करता है और इस हालत में वो ये रवैया अख्तियार करता है, और वो जो होता है मतलब कि उसका रवैया, उसके ऊपर ये वाली मेडिसिन कारगर होती है। ये डाटा जाता है एक ऐसी कंपनी को जो जुमाइमा रजी साहब मैं माजरत मैं आपसे ही शुरू करूंगा, लेकिन पीटीआई के शुएब अवान साहब हमारे साथ फोन लाइन पे, उनसे भी बात कर लेते हैं और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सबको ये मौका मिले। अस्सलाम वालेकुम अवान साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शुएब अवान साहब, बातें बहुत सारी हैं। जनाब आली मरतबत किबला खान साहब यकीनन दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन जब सवाल ये उठते हैं कि शौकत खानम के पैसे इधर से उधर चले जाते हैं, मालम जब्बा केस है, बीआरटी इश्यूज़ है, तो पीटीआई वाले लोगों पे भी तो कुछ गुजरती होगी ना, कि गलतियां तो कुछ हो ही जाती हैं इंसानों से। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ये जो सवाल हैं ये चीज़ें अदालतों में जानी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फिर कोई बात नहीं। सिर्फ इल्ज़ाम लगा देने से तो बात नहीं बनेगी। इस वक्त गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, इनके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए एजेंसीज हैं, ये इन्वेस्टिगेट करवाएं, अगर चीजें प्रूव होती हैं मुकदमात करें। लेकिन सिर्फ बैठ के इल्ज़ाम लगाना और इस वजह से इल्ज़ाम लगाना कि इन पे बहुत ज्यादा इल्ज़ामात हैं अदालतों में। अब आपने देखा है किस तरह कानून को बदल कर अपनी सबके अपनी अपनी जान छुड़वाई है। ये मतलब पहली दफा हिस्ट्री में हुआ है कि जुर्म हुआ है और बाद में जुर्म होने के बाद कानून बदल दिया गया कि वो जुर्म नहीं रहे। लेकिन शुएब अवान साहब मेरे भाई, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ एक सहाफ़ी के तौर पे कि जब अगर खान साहब ये कहेंगे कि मेरे कान में आगे कहा गया, मुझे ये फ़लाँ ने बताया तो मैंने ये इल्ज़ाम लगा दिया, मुझे तो पता नहीं था, तो इसका मतलब है सारे इस अवाम में ऐसे ही चल रहे हैं कि बगैर देखे ही इल्ज़ाम लगाए जाएंगे। रजी साहब, मैं समझता हूँ कि इल्ज़ाम लगाना तो चाहिए ही नहीं है। अगर किसी का भी कोई इशू है, उसको प्रॉब्लम है, तो वो दरखास्त दे किसी भी डिपार्टमेंट में, उसमें इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रूव हो जाए अगर, तो वो अदालत में जाए, उसको सजा हो। लेकिन सिर्फ कह देने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि खान साहब के ऊपर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है, तो ऐसी ऐसी चीजें लाई जा रही हैं, ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है। कहने के अरबों खरबों की बात कोई नहीं है। कभी कोई इल्जाम लगाते हैं, कभी कोई इल्जाम लगाते हैं, सिर्फ इसलिए कि खुद जो कुछ किया है उसको जस्टिफाई किया जाए, और जो साफ सुथरा आदमी है उस पर इल्जाम लगाकर उसको भी अपनी साफ में खड़ा किया जाए। ये डॉक्टर फारूक आदिल साहब हमारे साथ हैं पैनल में। ये जी डॉक्टर साहब मेंशन करना चाहता हूँ, फिर आपका जी चाहे तो अवान साहब से सवाल कीजिएगा। ये वफाकी काबीना का एक इजलास हुआ था, आप चाहेंगे तो उसकी तारीख भी बता दूंगा मैं आपको। उसकी सदारत इमरान खान साहब ने की थी और उसमें कुछ फैसले हुए थे। वो कौन से फैसले थे? वो चीनी जो मुजरिमाना तौर पर एक्सपोर्ट की गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में चीनी का बुहरान पैदा हुआ, और यानी यूँ समझे कि चीनी फिर काबू में नहीं आई। आटा, दवाएं, ये सारे मामलात पर एक कानून बनाया गया, और कानून ये था जिसके और ये मौसर बमाजी था कि इसके तहत ये जो जराइम हैं इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती बशमूल नैब। ये इमरान खान साहब के क़यादत में जो इजलास हुआ काबीना का, उसमें ये फैसला हुआ था। ये फरमा रहे हैं कि मौजूदा दौर में ऐसा कोई हुआ हो तो बता दें, वरना इसकी कोई जवाब पेश करें कि ऐसा इमरान खान के दौर में क्यों हुआ था। जी अवान साहब, मौजूदा दौर में अगर मेरे भाई हैं, सर किसी दूसरे की गलती के पीछे मत छुपे, आप अपनी गलती का जवाब पेश करें। मैं वो कर रहा हूँ। अभी इन्होंने मेरे भाई इन्होंने कहा है कि मौजूदा दौर में कुछ हुआ है, तो ये असेंबली में जो कानून नैब का चेंज हुआ है, ये तो पूरी दुनिया को पता है कि क्या हुआ है। वन साइडेड असेंबली थी, इन्होंने खुद अपना कानून बना के सारे अपने जराइम और सारी क्लीन चिट लेते। अवान साहब, नैब को तो बंद हो जाना चाहिए। इस इदारे ने इस मुल्क की मईशत और सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप ये बताएं कि आप केपी में भी तो बंद हुआ था ना? केपी में आपने खुद बंद किया था। आपके दौर में आपने स्मगल की, आपने क्या चीनी, आपने आटा, आपने इस मुल्क से डॉलर स्मगल किए, और फिर तय एक कानून बनाया कि इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, और आप मिस्टर क्लीन भी बनते हैं और दूसरों पे कीचड़ भी उछालते हैं। ये ऐसा करने वाले कैसे ये काम कर सकते हैं? कोई अंदर जमीर की रमक होनी चाहिए। 7 माह पहले की बात है, डॉलर भी था, सारा कुछ था,
ये जब गैर एक ऐसी साजिश करके हुकूमत को हटाया गया, डॉलर तो उसके बाद गायब हुआ है। नहीं, तहरीक अदम एतमाद साजिश होती है? तहरीक अदम एतमाद साजिश नहीं होती। नेवर। साजिश करके जो किया देखिए, जाता आप है, वो चीज़ों साजिश को ना होती है। आप वो एक दूसरे में उलझा देते हैं, ऐसा ना कीजिए। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं, हमें किसी दिन इस तरह करेंगे, अवान साहब को स्टूडियो में बुला के बात करेंगे ताकि सामने तो बात हो ना। सही। तो जी अवान साहब, आखिर में क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इस वक्त मौजूदा वफाकी हुकूमत है, जब से ये आए हैं, मुल्क जो है वो रिवर्स चल पड़ा है और इन्होंने बहुत ज्यादा स्पीड से मुल्क को तरक्की देनी थी, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक वो जो स्पीड थी वो खत्म हो गई है। साइकिल बड़ी तेजी से चल रहा है, पैडल चला रहे हैं, लेकिन स्टैंड से साइकिल नहीं उतरा, मुल्क पीछे जा रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ मुकदमात खत्म करवा रहे हैं। अल्लाह ताला रहम करे, मतलब मुल्क का सोचना चाहिए। इन्होंने अपनी ज़ातियात का सोचा है। अभी कल तो जो है सलमान अपने इनके हमजा साहब के छोटे भाई, उनका केस भी खत्म हो गया। डॉलर्स जो है वो नहीं, ये तो अवान साहब उन्हीं अदालतों से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रजी साहब, मेरी आवाज़ पहुंच रही है जी? जी जी बिल्कुल आ रही। आप बात के पहले कर रहे थे तो वो पहले ज़रूर कीजिए, हमने मौका ज़रूर देना था। और देखिए ना, वो शुएब अवान साहब भी मोहतरम है हमारे लिए, लेकिन वो वही बातें हैं कि वो आप ही जो कहते हैं कि वो क्या कहते हैं जी, आप जरा अपने मुंह से ही दोहरा दें कि लम्हाए मौजूद में बात का जवाब नहीं था उनके पास। जो जुर्म ये अहबाब कर रहे होते हैं, ये जो जुर्म पीटीआई वाले कर रहे होते हैं, बाइन ही उसका इल्जाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। बात में कुछ और करना चाह रहा था, लेकिन ये शुएब अवान साहब वाली बात से मुझे याद आया कि देखिए, इस वक्त इस मुल्क के अंदर माशी हालत क्यों नहीं सुधर रही? क्योंकि इस मुल्क का साबिक वजीर खजाना जो है वो 2 सूबों के वज़राए खजाना को फोन पे ये कहता है कि वफाकी हुकूमत IMF के साथ डील करने जा रही है, आप उन्हें लेटर लिखो कि हम इस डील का हिस्सा नहीं है। एक सूबा पंजाब है और दूसरा KPK है, दोनों के वज़राए खजाना को वो कॉन्फ्रेंस कॉल करके ले रहा है कि ये खत लिखो, ये मैंने ड्राफ्ट तुमको भिजवा दिया है, ये खत तुमने IMF को लिखना है कि IMF साहब, ये सूबे जो 2 बड़े वफाक के यूनिट हैं और 18वीं तरमीम के बाद उनकी बड़ी अहमियत है, और आपने उनको खत लिखना है कि हम इस डील के साथ नहीं है, ताकि ये डील ना करें। इसके ऊपर फिर पंजाब का वजीर खजाना उस वक्त का PTI का कहता है कि इसके खिलाफ हो जाएगा, ये तो हम मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जाएंगे। तो आगे से वो शौकत तरीन साहब कहते हैं कि ले जाए मुल्क, डिफॉल्ट हो जाए। इन्होंने हमारे खान के साथ क्या किया है? जहां पे मेंटल लेवल ये हो, वहां पे आप क्या दलील देंगे और क्या बात करेंगे? फारूक आदल साहब मुझे दुरुस्त फरमाएंगे, रहनुमाई करेंगे। एक हदीस है जिसका मफहूम मुझे याद रह गया कि वो एक शख्स की, मैं वो टर्मिनोलॉजी नहीं बोलना चाह रहा, हदीस के अल्फाज हैं लेकिन मैं बोल नहीं चाह रहा, कि उसकी पहचान ये है कि बोले तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और अगर उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे। ये निशानियां बताई गई हैं एक शख्स की, मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाह रहा। रजी साहब, एक और भी है इसके साथ ऐड किया जाता है कि जब बात करे तो बदजुबानी करे। जी 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 जी। अच्छा रजी साहब, आप चूंकि लाहौर में हैं तो मरियम नवाज साहब भी आ रही हैं, थोड़ा सा इस तरफ भी आ जाए कि आगे क्या माहौल नज़र आ रहा है इंतखाबी मैदान और सियासी मैदान में, जोरों के जोड़ पड़ेंगे? देखिए, मैं आपके प्रोग्राम में एक दफा पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन की तारीख से 2 माह कबल आएंगे, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा आ रही हैं। अगर 27 को उनकी फ्लाइट चलेगी वहां से, 28 को शाम 5 बजे वो यहाँ पे पहुंचेंगी, और PMLN के अंदर मुझे कोई इस्तकबाल के हवाले से ज्यादा जब नजर नहीं आया तो मैंने फिर उनके लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो बेसिकली एक बड़े इस्तकबाल के लिए वो आ रही हैं। तो जब मियां साहब आएंगे तो उनका इस्तकबाल जो है वो हो सके उनके शान शान, क्योंकि लाहौर में इस्तकबाल की एक बड़ी तारीख है। 1986 से शुरू कर लेना आप, भुट्टो साहिबा के इस्तकबाल से। तो ये इसलिए इस तारीख को PMLN जो है वो दोहराना चाह रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि एक तो इस हवाले से उनके इजलास जारी हैं,
लेकिन दोबारा मैं उस तरफ आना चाह रहा हूँ, लाहौर में बैठ के इमरान खान साहब ने यह भी फरमाया कि अब टिकटों का फैसला मैं करूंगा। ठीक है, वही कोई सियासी पार्टी होती है, उसकी कोई पार्लिमानी कमेटी होती है, उस पार्लिमानी कमेटी के मेंबर्स होते हैं, यानी आप पावर की जो है वो क्या कहते हैं, ड्यूअल पावर कह लें, ड्यूअल इख्तियार कह लें। नहीं वो वैसे रजी साहब रजी साहब वो इसलिए भी कह रहे हैं कि पिछली दफ़ा जब टिकट बांटे गए थे ना, तो जाके ज़रा गुजरांवाला सियालकोट चेक कर लें किस किस सेनेटर का नाम आता है और कौन कौन लोग हैं, वो इसलिए कि सारा पैसा उधर ही ना चला जाए। लेकिन देखिए, हर दफा इमरान खान साहब ये इल्जाम लगाते हैं कि मेरे मेंबर बिक गए, जो कि नहीं बिकते। लेकिन सेनेट के 2 इलेक्शन हुए हैं पिछले 10 सालों के अंदर, दोनों इलेक्शन के अंदर वीडियोस मौजूद है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, लोग नोट गिन के ले जाते हुए मौजूद है, और वो तमाम वो लोग हैं जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, किसी और पार्टी के लोग नहीं बिके, पीटीआई के लोग बिके और धड़ल्ले से बिके, और वो लोग बिके जिनको इमरान खान ने अपने हाथों से टिकट दी थी। तो वो जरा अपने हाथों को भी जरा गौर कर लें उनके ऊपर कि वो अपने हाथ से टिकट देंगे, और टिकटों का फैसला जब वो खुद करते हैं तो वो इस तरह के हीरे चुनते हैं। मेरा ख्याल है इस दफा टिकट देते हुए वीडियो शीडियो भी बनाएंगे कि बिल्कुल ही ना जाना। वीडियोस का पहले ही बड़ा शुरू हो गया, बस चुप कर जाए आप। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। रज़ी साहब भी हमेशा यही कहते हैं अपने प्रोग्राम में, और हमारा भी यही आखिरी जुमले होते हैं। नाज़रीन, बात यह है कि सियासत को इतना परागंदा कर देना, और फिर वही ना, हमारे आगे सियासत का हाल मत पूछो, मैं वो आगे नहीं जाना चाहता, लेकिन इशू ये है कि ऐसे अशार क्यों कहे जाते हैं, ऐसी राय क्यों बनाई जाती है, क्या क्या साजिशें हैं इसके पीछे। लेकिन ख़ुद अहले सियासत का इसमें जो किरदार है उसको इस पर निगाह डालनी होगी, अपनी ही अदाओं पे गौर करना होगा। फिर हमारी अर्ज़ पे तो फिर शिकायत ही लगेगी कि ये जैसे शिकायत कर रहे हैं, हम वो नहीं चाहते। अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत सलामत रखे, इस्तेहकाम दे, यहाँ के लोगों को भी मुस्तहकम करे, मुत्तहिद करे, और हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ तकसीम करने वाले बन सकें। जवाद फैज़ी, चौथा सुकून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।